व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रा में डिस्कस किया था टाइप 1 के कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को, और अब उसमें जो टाइप 1 है आपका, जिसमें कि 168 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड हैं, यानी कि द्विघात समीकरण पर। ठीक है, तो आज मैं द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक यहाँ पर आपके सामने क्लियर करूंगा, और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बनिएगा वीडियो के साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है आपका, ये होती किस फॉर्म की है हमें ये समझना होगा। देखिए, द्विघात नाम से ही स्पष्ट होता है, द्विघात मतलब दो घात की बात होगी। कितनी घात की? दो घात की। तो एक ऐसी इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर कोई आपको ऐसा इक्वेशन लिख के दे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर अगर मैं केवल इतना लिखूं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, केवल इतना लिखूं, तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं? क्योंकि आप सोचोगे यार ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी सेम तो है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो गई। लेकिन रिमेंबर, इसको हम कभी भी द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको नहीं बोलेंगे। यहां पर हेडिंग लगा लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आप इसको कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। रीजन समझ लो। देखो, सबसे पहले ये जो वर्ड है एक यहां पर आपका यूज हो रहा है इक्वेशन। इस वर्ड का मीनिंग आप समझेंगे सबसे पहले, EQUATION, इक्वेशन। रेड की इंक जो है भी खत्म है गया, तो आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। इक्वेशन का मतलब होता है हिंदी में समीकरण। क्या होता है? समीकरण। ब्लू भी खत्म है, समीकरण होता है। ठीक है, अब देखो, इक्वेशन से एक छोटी सी हिंट दूंगा मैं आपको, इक्वल। क्या बना? इक्वल। इक्वल मतलब आप क्या समझते हैं? किसी के बराबर रखना, किसी के बराबर रखना या किसी के समान रखना। तो ये हो गया आपका बराबर। सिंपल सी भाषा में समझो, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। तो यहां पर क्या कोई आपको बराबर का निशान दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें कोई बराबर का निशान आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर हम इसको इक्वेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बराबर में हमें कुछ दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर समीकरण बोल रहे हैं। क्या आप इतना समझ पाए क्या? ठीक है, इसको हम द्विघात समीकरण कभी नहीं बोल सकते। तो अब ये सवाल उठेगा आपके मन में, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? देखो, पावर 2 है, यहां भी 2 है, तो द्विघात तो इसे हम बोलेंगे, द्विघात तो बोल देंगे। लेकिन एक बात समझो, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, लेकिन इसके पीछे हमने इसको द्विघात समीकरण बोला, इसको द्विघात समीकरण बोला। इसको द्विघात तो बोल सकते हैं, लेकिन समीकरण क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि समीकरण होने के लिए बराबर में इसके कुछ होना था, बराबर में कुछ भी होना था इसके। ठीक है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होंगे, और पॉलिनोमियल और समीकरण में क्या अंतर होगा? इक्वेशन में अंतर होगा, इसके बराबर कुछ ना कुछ जरूर दिया हुआ होगा, और बहुपद में, पॉलिनोमियल में आपको बराबर में कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, बात करें अगर हम यहाँ पर सिंपल ax प्लस बी की, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर हम बराबर में 0 रख दें, तो ये हमारा हो गया समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। अब आप कहोगे सर आपने तो ये द्विघात बोल दिया, तो ये कितनी घात है? तो आपको यहाँ कितनी घात दिखाई दे रही है? एक घात। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक घात वाला समीकरण, एक घात वाला समीकरण या रैखिक समीकरण, या रैखिक। तो इसको हम रैखिक समीकरण भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एक सरल रेखा आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए अक्सर, क्योंकि मैं
अब आपको लगेगा कि मैं बहुत छोटी क्लास को भी मैं अभी भी पढ़ाता हूँ अपने सेंटर पर, वो इसलिए मेरा मेन मोटिव हमेशा यही रहता है कि बच्चा, जो छोटा बच्चा है, जो 9th से 10th 11th 12th तक जो सफर उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है 9th से 12th तक का, उसको मैं जितना अच्छा हो सके बनाऊं अपनी मेहनत से और अपना जो भी मुझे थोड़ी बहुत चीजों के बारे में नॉलेज है उससे। तो मैं 9th से ही पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, और मेरे पास यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और मतलब बैठने की जगह भी नहीं रहती क्लासरूम में, तो 9th से ही मैं बच्चा को पकड़ता हूँ। अब मैंने आपको बताया पकड़ता क्यों, क्योंकि 9th से मैं उसको निखारने की कोशिश करता हूँ ताकि फ्यूचर में इसको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मुझे पता है 9th, और आप भी ज्यादा बड़े आप 30 मार खान ना बने, क्योंकि आप भी 9th का ही पढ़ रहे हो, 9th और 10th का ही आप लोग पढ़ रहे हो सारा, तो वही है 9th और 10th टोटल। किसी भी टीचर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपको पढ़ाते हैं, किसी से भी आप पूछ लेना, टोटल 9th एंड 10th का ही है, उससे आगे कुछ नहीं, सब कुछ 10th और 9th से पहले का, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं सारी की सारी। तो मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मेन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप कॉपी में नोट करके चलना और अपने नोट्स को एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे में बना के चलना। देखो, हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को बोला द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें घात 2 है। किसकी घात 2 है, अब ये भी सवाल उठता है। ये जो x है ना, इसको आप हमेशा क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक। a b एंड c, a b और c, इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स। क्या मतलब होता है कांस्टेंट का, नंबर्स। नंबर्स बोले तो संख्याएं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं अचर राशियां। क्या बोलते हैं इन्हें हम, अचर, ठीक है। x हो, y हो, z हो, इन्हें हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं इन्हें हम वेरिएबल, चर लिखते हैं इन्हें हम। आप ऐसे मान लो कि चर की वैल्यू ये फिक्स नहीं होती, आप ऐसे समझ लो ये फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स, ये नॉट फिक्स, नॉट पहले लिख लेना, फिक्स बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो निश्चित होंगे हमेशा। कांस्टेंट को आप नियतांक भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नियतांक। नियतांक मतलब जो वैल्यू हमेशा 4 है तो 4 ही रहेगी, 5 है तो 5 ही रहेगी, 6 है तो 6 ही रहेगी, मतलब फिक्स वैल्यू को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। फिक्स वैल्यू को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन x जो है आपका वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बदलती है, जो वेरी करती है। वेरी करना मतलब इंग्लिश में बदलना, जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट, मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे जुड़ी हुई बातें करेंगे हम आज। तो यहाँ पर एक अगला जो पॉइंट है, आप मेरा ये पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए हम 3x प्लस 2 बराबर 0, हम 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल्स, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हमने सॉल्व की। अगर यहां से x का मान निकाला जाए तो -2/3 आएगा, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन लें, ठीक, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर आपने क्या देखा, x की पावर कितनी है, 1। यहां पर भी x की घात कितनी है, 1। तो x की घात 1 है, और यहां पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि x का एक ही मान आया, -2/3, ठीक है। यहां पर x की घात 1 है, यहां पर भी एक ही मान आया, x बराबर -2। तो अब सवाल ये उठता है, यहां पर x की पावर कितनी है, x की जो घात है यहां पर कितनी है, 2। तो यहां पर जो x की वैल्यूज होगी वो भी आपके पास हमेशा 2 ही मान आएंगे। हमेशा कितने मान आएंगे, 2, ठीक। एक वैल्यू को हम बोल देते हैं अल्फा, एक वैल्यू को बोल देते हैं बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझो ना आप, ये कोई संख्या है ना x का मान, तो अल्फा कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। अब यहाँ पर भी कोई भी संख्या, अल्फा बीटा कोई भी संख्या के रूप में x के मान आएंगे, लेकिन मान हमेशा द्विघात समीकरण में कितने आएंगे, 2, ठीक। द्विघात समीकरण में कितने मान आएंगे, 2। अगला पॉइंट मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बताऊं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कैसी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहीं पर हटा के बता रहा हूं आपको। त्रिघात समीकरण,
ठीक है, त्रिघात नाम से समझ में आ रहा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स की पावर कितनी है 3, तो यहां पर एक्स के कितने मान होंगे, 3 ही मान होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो एक्स के यहाँ पर कितने मान होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब आप कहोगे अल्फा बीटा गामा क्या है, मैं फिर से वही कहूंगा, अल्फा बीटा गामा आपके यहाँ पर नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, संख्याएं हैं। कांस्टेंट नहीं है मतलब संख्याएं हैं। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, जो संख्याएं आएंगी वो तो कांस्टेंट बोल सकते हो, तो उसको क्या छोड़ो, अल्फा बीटा क्या आएंगे, संख्या की फॉर्म में आएंगे, नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। तो अगर पावर 4 हो जाए, कोई समीकरण घात एक्स की घात 4 है उसमें, या वाई की घात 4 है, या जेड की घात 4 है, तो वहां पर x हो तो x की वैल्यू 4 आएंगी, y हो तो y की वैल्यू 4 आएंगी। मतलब जितनी घात है ना इक्वेशन की, उतने ही आपके वैल्यूज आएंगे उस वेरिएबल के, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो, y की, z की या t की, तो वहां पर आपके उस वेरिएबल के उतने ही वैल्यूज वहां पर आएंगी। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे नोट बना करके लिखना, आपके बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया, थोड़ा सा थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और आपको बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने कभी 9th-10th में द्विघात समीकरण तो पढ़े हैं आपने, और आपने वहां पर पढ़ा होगा फैक्टर करना, मतलब हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड करना। क्या बोलते हैं, गुणनखंड करना, और आम भाषा में बोलते हैं हम टुकड़े करना, फैक्टर करना, गुणनखंड करना। अब सीधा सा मतलब होता था गुणनखंड करने का मतलब, जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसकी वैल्यू जब हम निकालते थे, इसके फैक्टर हम करते थे, तो दो ब्रैकेट में आपके फैक्टर बनते थे और बराबर 0। इस ब्रैकेट में कुछ आएगा और इस ब्रैकेट में भी कुछ आएगा, फैक्टर करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम x की एक वैल्यू निकालते थे, और यहां से हम x की दूसरी वैल्यू निकालते थे। तो हमारे पास फाइनली x के कितने मान आते थे, 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, गर्मी बहुत है भैया आज भी, मेन पॉइंट मेरा क्या है कहने का, कि फैक्टर से जुड़ा हुआ मैं आपको क्या पॉइंट यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। एक बात देखना, हमने यहाँ पर सपोज करो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, हमने फैक्टर किए, इक्वेशन के हमने फैक्टर किए, और वो फैक्टर आए x माइनस ए और x माइनस बी। सपोज ये मान लो कि जो फैक्टर आए x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0, इस तरह से फैक्टर आए, x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी a, और x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी आपकी b निकलेगी, इधर से a इधर से b निकलेगी। अब ये जो a और b x की वैल्यूज आई a, अगर आप इस x की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में आप इसे रखो, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास है इसको भी आप इस इक्वेशन में रखो, तो ये जो वैल्यू है x की, दोनों a और b, ये वापस इस गिवन इक्वेशन में रखने पर, जिससे ये हमने फैक्टर प्राप्त किए हैं, वापस इस इक्वेशन में रखने पर ये इसको 0 बना देंगे। क्या बना देंगे, 0। बराबर में 0 लिखा हुआ है, इसको 0 बना देंगे, दूसरी वैल्यू भी इसको 0 बना देगी। समझ रहे हैं, 0 बना देगी। तो 0 जब बन जाता है इस तरह से, 0 जब बनता है, तो हम ये बोलते हैं कि जो x के मान हैं ये क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, या हिंदी में संतुष्ट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही है, सेटिस्फाई, संतुष्ट कर रही है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपने जाना, इसका थोड़ा सा मैं आपको उल्टा बता के चलूंगा। तो देखो समझते रहो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, बहुत मजा आपको आएगा, और बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी द्विघात समीकरण से। ठीक है, जितना भी मुझे नॉलेज है अभी तक 9th से 10th 12th तक, वो मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूंगा। देखो कभी कभी वो ऐसे देगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, वो कहेगा x बराबर ए, x बराबर ए, या ऐसे लिख देगा कि x बराबर -2। ठीक है, और यहां पर आपके लिए इक्वेशन लिखेगा एक्स स्क्वायर, ठीक, -2x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, यहां पर आप +2 ले लो और बराबर के 0 ले लो आप, तो वो ये कहेगा कि x बराबर 2
इस समीकरण का, जो आपको इस समीकरण दी गई है, का हल होगा या नहीं। दोबारा सुनो, x बराबर वैल्यू, कोई भी गिवन वैल्यू दे देगा, कोई भी एक गिवन इक्वेशन उसके साथ अटैच करके देगा, कहेगा कि x बराबर 2 इस इक्वेशन का हल है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता है x बराबर 2 इस दिए हुए समीकरण का एक गुणनखंड होगा या नहीं। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि x बराबर 2 दी गई समीकरण का मूल होगा या नहीं। ठीक, ऐसे ही बोल सकता है x बराबर 2 दी गई समीकरण का शून्यक होगा या नहीं। शून्यक, शून्यक मतलब जीरोज। क्या शून्यक मतलब जीरोज, और जीरोज वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की, वेरिएबल के ऐसे मान जो इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, जीरो बना दे। तो पॉइंट मेरा ये है, मैंने आपको 3-4 अलग अलग भाषा वाली बातें बताई कि कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। तो आप x बराबर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस 2, यहां पर x कितना रखोगे 2, और प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर 4 आ गया, ये आपका आ गया -4। ठीक, -4 आया। ठीक है, आप 2 ना लिख के बस इतना लिख लो। ठीक है, ये मत लिखो आप, और बराबर में क्या था आपका 0। तो देखो 4 में 4 घट कर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x बराबर जो 2 मैंने लिखा, ये इस दी हुई समीकरण का क्या है, 0 बना रहा है। तो ये x जो है इस दी हुई समीकरण का आप गुणनखंड बोल सकते हो, आप इस x बराबर 2 को इसका एक मूल बोल सकते हो, आप इस x² - 2x का इसको शून्यक बोल सकते हो, शून्यक मतलब जीरोस बोल सकते हो, आप इसको इसका फैक्टर बोल सकते हो। क्या आप इतना चीज समझ पाए क्या? ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ ले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज सारी की सारी यूज होनी है, और उस वजह से मैंने आपको पहले क्लियर किया कि छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने कैसे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम 10th क्लास में थे या 9th क्लास में थे, तो अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे से नॉर्मल फैक्टर हो जाते थे, बिल्कुल हमने नॉर्मल फैक्टर किया बराबर 0, नॉर्मल फैक्टर हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक था। लेकिन जब इस इक्वेशन के हमारे से फैक्टर नहीं होते थे, ठीक है, जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं आपके लिए, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए x² + 2x + 1 बराबर 0। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर आएंगे x + 1 और x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये तो यहां से ये फैक्टर हो गए नॉर्मल। कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन देगा कि जिससे हम फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम फैक्टर कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से टीचर आपको बोलते थे कि ये फॉर्मूला लिख लो श्रीधराचार्य। आपको ऐसे बोला होगा कि ये फॉर्मूला लिख लो श्रीधराचार्य। टीचर्स ने जब आपको श्रीधराचार्य बोला 10th में जब आप थे, तो मुझे ये बताओ किस किस को याद है कि हाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है, कमेंट करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था -b ± (b² - 4ac) डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने वहां पर पढ़ा होगा। ठीक, तो ये आपको याद आ गया होगा। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज करते थे हम, इससे भी हम क्या करते हैं, इससे भी हम x की वैल्यूज निकालते हैं, इससे भी x की वैल्यू मतलब इससे भी हम वही काम करते हैं, x के 2 मान निकालते हैं। कौन से, मैंने आपको शुरू में बताया था, x के 2 मान, एक अल्फा, x के 2 मान, एक बीटा। तो इसमें 2 मान छुपे होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्लस का साइन लेकर, बता रहा हूं मैं आपको, रेड से करूंगा, एक तो प्लस का साइन लेकर, एक वैल्यू तो ये आ गई, इसको चाहे तो आप अल्फा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू आप लेते हो यहाँ पर माइनस लेकर, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, बीटा। तो इस एक मान में ही 2 मान आपके दिख रहे हैं आपको, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे इसको आप प्रूव करें। प्रूव करने का फायदा ये होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे समझ पाओगे आप लोग, और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखिए एजुकेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान, और अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो एजुकेशन है ही इसका मतलब आपके पास।
एजुकेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज। एजुकेशन शिक्षा का मतलब केवल और केवल ज्ञान से है, ठीक है। देखिए इसमें मैं कर रहा हूँ ए से डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई ए। जब ए से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से ए कट जाएगा, ये होगा आपका। अब आप जो है इसे इधर देखो, ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में बनेगा बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, और इज इक्वल टू आपका बनेगा ये 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर आपको वो चीज यूज करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद में पूरा का पूरा वो आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। देखो यहाँ पर मैं ये जो बी टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका आधा करूंगा तो b अपॉन ए का आधा क्या होगा, b अपॉन 2a। b अपॉन ए इतना था, इसका आधा क्या होगा, b अपॉन 2a। इसका आधा मैं इसमें, इसका आधा कर लिया, इस आधे का मैं करूंगा स्क्वायर। आधा क्या किया मैंने, स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने यहां से घटा दिया। अब ये कहो यार आपने सर आपने ये क्यों किया, अब क्या सोचेंगे आप लोग कि सर आपने ये क्यों किया। तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। क्या बोलते हैं इसको हम, पूर्ण वर्ग बनाना। हिंदी में लिख रहा हूं, ये नहीं दिखाई देगा आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने ये यहाँ पे यूज किया इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। इंग्लिश में बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो ये मैं आपको इससे अगला टॉपिक बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग हम कैसे बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो यहां तक हम समझ गए। अब मैं प्लस वाला इसके साथ ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो b अपॉन ए जो था इसको मैं 2b अपॉन 2a, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं, साथ में b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक, और प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, और बराबर में क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनेगा, देखो फॉर्मूला हमारा ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इस a का स्क्वायर और इस b का स्क्वायर। तो जो 2 के साथ ab वाले टर्म होते हैं इनका साथ में स्क्वायर भी होता है। तो 2 के साथ इतना पार्ट देखना, ठीक है, इतना पार्ट देखो आप लोग, जो मैं ब्लू से बताऊंगा आपको। ये ब्लू वाला पार्ट देखो, इसके साथ x है ना, ये भी है x है, 2 के साथ x है, तो आपको x का स्क्वायर भी दिखाई देगा, और 2 को छोड़ दो, इसे b अपॉन 2a, इसका पूरे का b अपॉन 2a का स्क्वायर है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका कौन से फॉर्म का बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपका x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, और c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ पूरे को, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका, ये तो जाएगा प्लस क्योंकि ये माइनस है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस वाला जाएगा माइनस c अपॉन a। यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं इसका, 4a से नीचे और 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर, तो ये फाइनली आपको बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखो हमारे पास इधर स्क्वायर है, ये देखो पावर 2, ब्लू से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपको दिखाई दे रही होगी पावर 2, दोनों ओर का, इस वैल्यू का, और जो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आई, दोनों ओर का मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, तो ये बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, मैंने आपको बताया था कभी भी आप 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो इससे पहले प्लस माइनस लगता है, तो ये प्लस माइनस के 4 आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस लगा के चलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसके ऊपर तो रूट लग जाएगा, 4a स्क्वायर, जो 4a स्क्वायर है इसका क्या बाहर आएगा 2a, तो नीचे से यहाँ पर बाहर आ गया 2a। इतना आप समझ पाए क्या, ठीक है। मैं इसको अब थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको दिखाई ना दे,
तो वो मैं नहीं चाहता कि आपको मजा आना है पढ़ने में। ठीक है, यहाँ से इससे मैं हटा रहा हूँ। तो आप नोट करते चलना साथ ही साथ, बहुत अच्छे से हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बेसिक लेक्चर देखना, इसके बाद आपका द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हो या बुक में हो नहीं छूटेगा। तो x प्लस टू, तो x प्लस बी अपॉन टू है, जो b अपॉन टू है इसको इधर लेके जाओ, तो x बराबर ये माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू ए। दोनों के नीचे 2a है आपका, तो ये क्या आ गया आपका 2a। ठीक है, तो ये माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू आपकी आती है x की, और इसी को हम बोलते थे श्रीधराचार्य। क्या बोलते थे? श्रीधराचार्य। ये इस तरीके से आया, और इसमें दो मान छुपे हुए होते हैं, एक प्लस साइन को लेकर बताएंगे और एक माइनस साइन को लेकर बताया जाएगा। तो हमने ये दो मान निकाल लिए, और आप इन दो मानों को, एक को लिख लिया अल्फा और एक को लिख लिया बीटा, मर्जी है, प्लस वाले को अल्फा मान लो, माइनस वाले को बीटा। मतलब अगर माइनस हटा दूं तो इसे तो आप अल्फा मान लो, अगर माइनस लगा दूं और प्लस हटा दूं इसे आप बीटा मान लो। समझ पा रहे हो क्या? हाँ चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि सभी मेहनती हैं और YouTube से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको, अगर मैंने आपको 20% भी समझाने में मैं कामयाब हुआ, हालांकि 20 से तो ज़्यादा ही मैं समझा सकता हूँ आपको, इतना भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट भी आप करते रहो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ, आप हमारे वीडियो को ऑनलाइन देखें। ठीक है, अगर आपके यहाँ नेट की कनेक्शन की दिक्कत है, आपको स्लो आती है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ नेट अच्छा है, कनेक्शन आपके अच्छे हैं, तो आप वीडियो को ऑनलाइन देखें। हमेशा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता आपसे, वीडियो अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो इसमें हमारे वायरल हो जाएंगे वीडियो, और वायरल होने से आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों तक बिना सर्च के ही पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक उनके सामने। ठीक है ना, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चले, हम लोग भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत को आप समझें हमारी, है ना। चलिए, अब हमने यहाँ तक तो जान लिया, श्रीधराचार्य तक हम पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद श्रीधराचार्य के बाद अब आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग करना बताओ। चलो मैं पूर्ण वर्ग करना बताता हूँ आपको कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपकी बुक में भी सवाल है परफेक्ट स्क्वायर पर, और एग्जाम में आते हैं, तो मुझे पता रहता है कि कौन सा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ही लिखूंगा आपके सामने, यही एक इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही आपके सामने इक्वेशन है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x के साथ वाला टर्म होगा, अब x के साथ वाली टर्म क्या है b। ठीक है, x के साथ वाली टर्म क्या है b, तो यहां पर हम b का हाफ कर लेते हैं, b का हाफ। अब अगला स्टेप इसमें होता है, इसका हाफ जो आया इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया। x के साथ कुछ भी वैल्यू हो, अच्छा एक पॉइंट में यहां पर छोड़ गया, मैं इस तरह से थोड़ा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सबसे पहले यहां पर आप जो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ एक। सबसे पहले पूरी इस इक्वेशन को मैं a से डिवाइड करता हूं। ठीक है, a से जब मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर बनेगा b अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए बराबर 0 बनेगा। फिर अब इस टर्म का मैं हाफ करूंगा। ठीक है, तो b अपॉन 2a हो जाएगा हाफ करते ही। फिर अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर करते ही मैं इसमें ये जोड़ूंगा और यही घटाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये फिर से इतना पार्ट हम ले जो हमने लास्ट में किया था एक्स स्क्वायर
बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a², इसको हम साथ रखते हैं। बचा हुआ सारा पार्ट हम इधर ले जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो गया था, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 4a। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आएगा। ठीक, इतना मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अब ये फॉर्मूला बना था आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक, यहां से स्क्वायर हटते ही हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आगे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा लो, तो ये माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसके बटे भी क्या होता है आपका 2a। ठीक, फिर से वही एलसीएम में जाएगा, तो आप कहोगे सर आपने तो वही सिर्फ फॉर्मूला सिखा दिया, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर, अब की बार मेरा फोकस था परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही बनता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ हम 1 बनाएंगे। यहां अगर मान लिया 5 लिखा हुआ था शुरू में, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 5 से भाग करेंगे। अगर इसके साथ 8 लिखा हुआ है तो पूरी इक्वेशन को 8 से भाग करेंगे। ए से भाग करने का मतलब है जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है हम उस गिवन इक्वेशन को उसी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे हाफ करने के बाद, फिर उसे जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर यही सेम सारे स्टेप रिपीट होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से अच्छे मैं आपको समझा पाऊं। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लूं 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये क्वेश्चन लिखूं मैं, तो मैं थोड़ा सा बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के बता रहा हूं कैसे करेंगे। 3 से भाग दोगे तो x² माइनस 5/3 x प्लस 2 क्या आएगा 3 आएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे, पहले तो हाफ ही करेंगे, हाफ आएगा 5/6, इसका स्क्वायर करेंगे 25 कितना आएगा 36। ठीक है, तो x² 5/3 प्लस 2/3 25/36 माइनस 25 बराबर 0। x² ये वाला x वाला टर्म और ये तीनों टर्म एक साथ लेंगे, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा इस और इस टर्म्स को लेकर, तो x प्लस 5/6 का हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये माइनस का बनेगा, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर है b का स्क्वायर है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा a² माइनस b² का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। ये अब यहाँ पर माइनस वाला पार्ट इधर जाके 25/36 और ये प्लस के 2/3 जाके माइनस के 2/3 हो गया। थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे इसे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ही 12 से कर दिया, 12 के 36, तो एलसीएम तो आ गया आपका 36 और 12 25 है, 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 25 में से 24 घटकर 1 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 5/6 इसका आप होल स्क्वायर लिखो, बराबर आ गया 1/36। दोनों ओर का स्क्वायर रूट लोगे तो इधर तो रूट का साइन आ ही जाएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। जब स्क्वायर रूट लोगे 1 का 1 आएगा और 36 का 6 आ जाएगा विद प्लस माइनस। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पर साइड में देखो, साइड में समझा रहा हूँ, साइड में आपको दिखाई दे। ठीक है, तो हमारे पास जो आया अभी तक x, ये जो प्लस माइनस जो माइनस के 5/6 इसको इधर ले जाओ, प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6, इसमें एक बार जो प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा है एक बार प्लस ले लो, मतलब 1/6 आपने ले लिया, तो ये आपका 6/6 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी 1। अगर आप माइनस के 1/6 लोगे, प्लस के 6 आपके साथ है ही, ये आपका आएगा 4/6। इस तरीके से वैल्यू आपकी आएगी 2/3। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर
आप किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 9th-10th में आपको स्पेशली कहता था कि इसको द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता था, क्योंकि मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, इसको कॉपी में नोट कर लेना। क्यों मैंने पूरा समझाया, क्योंकि क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज होगा पूर्ण वर्ग इक्वेशन के साथ साथ, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा पूर्ण वर्ग ये था, सर ने ये बताया था, इसका मतलब इसमें ये कहानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमें बहुत, अगर आपने मेरे अलजेब्रा के पहले वीडियोस देखे होंगे और उसके बाद आप फिर से अगर वीडियो देख रहे हैं अलजेब्रा को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत ज्यादा चेंज मैंने किए। वो पहले वीडियोस भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत पसंद किए, बहुत प्यार दिया आपने, बहुत सराहा, तारीफ की वीडियोस की, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको यहाँ पर नॉलेज दूं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे देखिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर कि मूलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि ऐसी वैल्यू जो द्विघात समीकरण को जीरो बना देगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं मूल, गुणनखंड भी बोल सकते हैं, आप उसको शून्यक भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए भी आप लोगों ने सॉल्व किया, हमने सब ने साथ मिलकर सॉल्व किया। -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, हमने मिलकर ये सॉल्व किया अभी श्रीधराचार्य जिसको हमने नाम दिया था। तो मैंने आपको साथ ही साथ एक पॉइंट बताया कि इसकी दो वैल्यूज निकलती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये भी बताया था कि अल्फा भी संख्या है और बीटा भी संख्या है, ठीक है। तो मैं अल्फा को मान लेता हूं, यहाँ पर मैं ये मान रहा हूं कि अल्फा बराबर मैं ले रहा हूं वैल्यू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा की वैल्यू में माइनस साइन के साथ ले रहा हूं, माइनस ये वाला माइनस नहीं, जो यहां पर माइनस है, माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दो पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बता के चलूंगा, दो मैं पॉइंट आपके लिए निकालूंगा, दो बातें ध्यान रखनी होगी आपको। देखिए क्या क्वेश्चन में आपको दिया होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब मूल क्या क्या है, अल्फा और बीटा। योगफल का मतलब क्या है, जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हम देखो जब इसके साथ इसे ऐड करोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे, नीचे 2a है, यहां पर भी 2a है, तो एलसीएम तो आपका नीचे कितना आ गया 2a, ऊपर हम सीधा ऐड कर लेंगे, देखो -b माइनस के 2b, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस ये माइनस सीधा कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहां पर पहुंच गए। और यहां से 2 से 2 कटेगा तो माइनस के b अपॉन a। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, मूलों का योगफल द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योगफल होता है -b अपॉन a। अगर आपने 10वीं बहुत अच्छे से की है तो आपको आज भी याद होगा, मूलों का योगफल होता है माइनस के b अपॉन a। सिमिलरली हम यहाँ पर एक अगला पॉइंट निकाल के चलेंगे, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। जब आप इन दोनों के आपस में इस बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2a इंटू 2a ये हो जाएगा आपका 4a², क्या हो जाएगा 4a²। और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऊपर a प्लस b और a माइनस b, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। तो ये a है भाई, माइनस b का मतलब क्या है, a एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, तो पहले का स्क्वायर, ये क्या बनता था, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है b² माइनस 4ac, और इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है। अगली लाइन से ये प्लस का b² हो जाएगा, इधर से रूट हटेगा पूरा का पूरा, और बाहर माइनस है तो b² माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा आपका ये यहाँ पर 4a², ठीक है ना।
समझ गए इतना। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो जो आपका बचेगा ऊपर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4ac अपॉन 4a², 4 से 4 कटेगा, a से a कटेगा, दो घात नीचे ध्यान रखना, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा c अपॉन a, और अल्फा प्लस बीटा है आपका माइनस के b अपॉन a। तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अच्छे से इनको नोट कर लो साफ साफ तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब इसी से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आगे, जितना हमने सीख लिया कि मूलों का योगफल कैसे आया और मूलों का गुणनफल यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, अपनी बात को आगे लेकर चलूंगा, और इसी से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, अब यहां से मैं बनाऊंगा द्विघात समीकरण बनाना, मतलब अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट करूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा इसी की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने बनाया, नहीं भाई मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं बनाया। बहुत से टीचर बोल देते हैं कि मेरा बनाया हुआ है या इसकी उत्पत्ति मैंने की है, चलो की होगी। देखो यहां पर हमने अभी क्या देखा, हमने इसको a से भाग किया था और x² प्लस बी अपॉन ए सी अपॉन ए इस तरीके से बराबर 0। दो पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पहला पॉइंट ये बताया बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया मैंने आपको सी अपॉन ए। इस माइनस को हटाकर मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन का बदला हुआ रूप देखो आप, बदला हुआ रूप क्या है इसका, x² तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस b अपॉन ए की जगह क्या रखो आप, b अपॉन ए की जगह माइनस अल्फा बीटा, तो यहां पर हमने रख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में क्या है x, प्लस c अपॉन ए की जगह क्या रखो अल्फा बीटा, क्योंकि इक्वेशन की बराबर में क्या था 0, प्लस माइनस माइनस, तो x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहां पर हमारी ये इक्वेशन आ जाती है द्विघात समीकरण बनाने की। कैसे बनाने की, द्विघात समीकरण बनाने की। ये फॉर्मूला आ गया आपका कि द्विघात समीकरण किस फॉर्मूले से बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो सवाल को कैसे रिलेट कर सकता है, कैसे वो कहेगा आपसे कि एक द्विघात समीकरण बनाओ, क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा हूं, एक द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूल, ऐसे बोलेगा जिसके मूल -2 व 3 है। अब मूल मतलब एक को अल्फा एक को बीटा मान लो, तो समीकरण कैसे बनाओगे, x² माइनस अल्फा की वैल्यू -2 बीटा की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस -2 गुणा 3 बराबर कितना 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 1x माइनस के 6 बराबर 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन के तैयार है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हालांकि तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि ऐसी ऐसी कहानी आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखो द्विघात समीकरण को मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा कवर करने की, बहुत अच्छा समझाया है, नॉलेज में काफी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब इसके अगले वीडियो में मैं कुछ छोटे 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 धीरे धीरे क्वेश्चंस को लूंगा, इसको आप अच्छे से स्टडी करना, पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको लर्न करना, फिर मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा सा इससे और आगे लेके जाऊंगा और हम क्वेश्चंस की ओर अगले वीडियो से ही स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा एंड टेक केयर। वीडियो को आप शेयर जरूर करें।